महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। आज शिवसेना ने अपनी सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणियों की बैठक बुलाई है। आदित्य ठाकरे भी युवा नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के साथ राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बचाने को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। राज्य में शुक्रवार को भी वार्ता का दौर चलता रहा। सीएम उद्धव ठाकरे ने सेना भवन में शिव सैनिकों से बात की तो आदित्य ठाकरे ने जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। इसके बाद शरद पवार समेत एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने आगे की रणनीति पर बैठक की। शाम होते होते विधानसभा सचिवालय में शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील पर मंथन हुआ। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखकर बागी हुए 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को हटाने की मांग की है। शिंदे ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने बिना सलाह उद्धव की टीम के सदस्य को विधानसभा का नेता चुन लिया। साथ ही ये भी कहा कि अब इसके लिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी खुद प्रस्तावक बने। हमारी पार्टी का सिद्धांत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक ध्येय वाक्य समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों तक शासन पहुंचना चाहिए, सरकार पहुंचनी चाहिए, सत्ता पहुंचनी चाहिए। और आज ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे जो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, उनको देश के सर्वोच्च पद के लिए जो है यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले दिनों आए तेज भूकंप ने अफगानिस्तान के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। इस भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई, वहीं काफी संख्या में लोग घायल हुए, काफी लोग बेघर हो गए। ऐसे में भारत ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की मदद की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में 20,000 टन गेहूं, 13 टन दवाएं, कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराकें और सर्दियों के कपड़े अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत से भेजी गई मदद की 2 खेप काबुल पहुंच भी गई हैं। And we are very thankful to India and the government and the people for all the humanitarian assistance that has provided. भूकंप के पहले भी भारत अफगानिस्तान की मदद कर चुका है। भारत की तरफ से अभी और मदद भेजी जाएगी। साथ ही भारत ने काबुल में अपने दूतावास के लिए एक टेक्निकल टीम भेजी है जो मानवीय सहायता के वितरण का समन्वय करेगी। अग्निपथ योजना के लिए शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। सबसे पहले अग्निवीर वायु यानी एयरफोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। प्रोसेसिंग अभी हमारी शुरू हुई है। फिर अभी जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक स्कीम निकाली अग्निपथ योजना, तो इसके अंदर हमें मतलब प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, और इसके बारे में जैसे जैसे बातें पता चल रही हैं, हम मतलब जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होते जा रहे हो, हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अग्निवीर वायु का रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक होगा, जबकि आर्मी के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। अग्निवीर वायु में रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। असम के कछार में नाव चलाने वाला ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य हैं, जिन्होंने कछार के गांव में राहत काम को अंजाम देते हुए एक मरीज को अस्पताल पहुंचाया। खुद परिवहन मंत्री को अपने बीच में पाकर लोगों के मन में एक आस जगी। लेकिन सिर्फ परिवहन मंत्री ही मोर्चे पर नहीं है, बल्कि जल प्रलय से लोगों को बचाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने अभी तक 14,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। असम में एनडीआरएफ की 14 टीमों को राहत काम में लगाया गया है, जिसमें 400 जवान 70 बोट पर सवार होकर बचाव के काम को अंजाम दे रहे हैं।
एनडीआरएफ से मिली जानकारी के मुताबिक जवानों ने 14,200 लोगों की जान बचाई है। कछार और सिलचर में सेना के 120 जवान राहत काम में लगे हुए हैं। कछार में सीआरपीएफ और राज्य सुरक्षा दल के लोग भी राहत काम में जुटे हैं। बारिश कम होने से राहत काम में तेजी आई है। बिहार की राजधानी पटना में भी अब लोग मुंबई की तरह मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। मुंबई की मरीन ड्राइव के तर्ज पर बना पटना का जेपी गंगा पथ बनकर तैयार हो चुका है। पटना की मरीन ड्राइव पर पहले चरण का काम समाप्त हो गया है और इसी कड़ी में पटना के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक करीब 7 किलोमीटर लंबे बने पथ का निर्माण किया गया है। ये सड़क पटना की 8 सड़कों को जोड़ेगी। 2011 में पटना में मरीन ड्राइव बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2013 में पटना की मरीन ड्राइव का शिलान्यास किया था। गंगा पथ की पूरी परियोजना दीघा से दीदारगंज तक कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। इससे पटना से जेपी सेतु के रास्ते सारण जिले में जाने का रास्ता भी बेहद आसान हो गया है। इस दौरान पूरे रास्ते में कहीं भी कोई ट्रैफिक सिग्नल या जाम नहीं मिलेगा। बिहार के युवाओं का नया स्टार्टअप राज्य के रंग और स्वाद देश भर में पहुंचा रहा है। पटना के कुछ युवाओं ने मिलकर नेटिव क्लैप नाम से एक ऑनलाइन स्टार्टअप बनाया है, जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में बिहार के पारंपरिक परिधान और खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा है। सिलाव का खाजा हो, भागलपुरी चादर या फिर मिथिला के परिधान, नेटिव क्लैप पर सब कुछ उपलब्ध है। आम के सीजन में स्टार्टअप को देश भर से मालदा आम के लिए खूब ऑर्डर मिल रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे आप बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आप जो बिहार से बाहर रहते हैं उन तक अवेलेबल करा पाए। कंपनी ने पटना के कंकड़बाग इलाके में कोवर्किंग स्पेस ले रखा है, जहां सभी दोस्त साथ मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं। हर रोज इन्हें बिहार के लोकप्रिय उत्पादों के ऑनलाइन ऑर्डर मिलते हैं, जिन्हें लोकल जगहों से खरीदकर स्टार्टअप के ऑफिस लाया जाता है। ऑफिस में ही सामान की अच्छी तरह पैकिंग करने के बाद इनकी डिलीवरी कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ लेने के बाद ही ये बड़ी घोषणा की थी कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके बाद से कई अपराधियों के एनकाउंटर किए गए। डर कुछ ऐसा बैठा कि गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में 2 बदमाश गले में तख्ती डालकर आत्मसमर्पण करने जा पहुंचे। दोनों ही लोनी के वांटेड गैंगस्टर्स थे। जैसे ही दोनों अपराधी गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों के अलावा कई और लोग भी दंग रह गए। 2 अभियुक्तों ने, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे लगभग 8-9 महीने से, उनके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम आगे से भविष्य में कोई भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने स्वयं थाने पर आए और उन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले दोनों आरोपियों का कहना है कि अब वो जीवन में कोई भी अपराध नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST एक्ट पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस फैसले के मुताबिक अगर पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगह पर दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट के सामने जो याचिका थी उसमें एक शख्स पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे बेसमेंट में जाति सूचक शब्द कहे गए। हालांकि उस दौरान वहां उसके दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन कोर्ट ने बेसमेंट को पब्लिक प्लेस मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साधारण खरोच के लिए धारा 323 नहीं लगाई जा सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पेश किए गए सबूतों में अपराध के मूल तत्व नहीं हैं और ऐसे मामले को आगे बढ़ाने से कोर्ट का समय बर्बाद होगा, साथ ही SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होगा। अमृतसर में इंसान और जानवरों के रिश्ते का अनोखा मामला सामने आया है। अमृतसर की रेखा को कुत्ते इतने ज्यादा पसंद हैं कि उन्होंने अपने घर में 46 आवारा कुत्तों को पनाह दी है। रेखा न केवल इन सभी कुत्तों का बेहद खास ख्याल रखती हैं, छोटे डॉगी रेखा के साथ उनके बेड पर ही सोते हैं। कुत्तों को गर्मी ना लगे इसलिए रेखा ने घर में AC लगवा लिया है
रोज कुत्तों के लिए खास खाना तैयार किया जाता है। साथ ही कुत्तों के वैक्सीनेशन से लेकर उनके लिए जरूरी दवाओं का भी रेखा पूरा इंतजाम रखती है। रेखा अपने 46 कुत्तों की देखभाल पर रोजाना करीब 2500 रुपए खर्च करती हैं। दरअसल रेखा जब 8 साल की थीं, तो उनकी गाड़ी के नीचे एक आवारा कुत्ता आ गया था। बस तभी से उन्होंने आवारा कुत्तों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। अब जब भी वो सड़क पर किसी बेसहारा कुत्ते को देखती हैं, तो उसे फौरन अपने साथ घर ले आती हैं।